कहते हैं कि शिक्षा से दुनिया बदला जा सकता है। वंचक नमस्कार, मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के आक्रमण कार्यक्रम में। आक्रमण एक साक्षात्कार कार्यक्रम है और मैं यहां पर अपने अतिथि से प्रश्नों का आक्रमण करता हूं और वो इस पर उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। और आज इसी आक्रमण की अगली कड़ी में मेरे साथ हैं बिहार विश्वविद्यालय से अंगीकृत नीतीश्वर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सर, और मैं इनका स्वागत करता हूं आतंक समाचार के इस साक्षात्कार कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये शिक्षा होता क्या है? आपके नज़र में शिक्षा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? दरअसल शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षित बनाना। हमारे देश में इसके लिए अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। और जब हम अक्षर ज्ञान की बात करते हैं तो अक्षर ज्ञान को ही हम लोग मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो अक्षर ज्ञान जिसको हो जाता है वो शिक्षित हो गया है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि जब हम कुछ विषयों को पढ़ करके और उस विषयों के बारे में जान जाते हैं और उन विषयों को जानने के उपरांत अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं ताकि वो हमारे काम आ सके, हमारी भविष्य की योजनाओं के लिए, तो उसी को हम कहते हैं कि असली शिक्षा वही है। और उसके लिए आप एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि अगर हम कोई चीज बनाना सीखते हैं तो बनाना सीख लेना अपने आप में एक शिक्षा है। जैसे हलवाई मिठाई बनाता है, हो सकता है कि उसको अक्षर ज्ञान ना हो, लेकिन वो एक कला में, एक मिठाई बनाने के कार्य में वो हुनरमंद है, तो आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति उस कला में शिक्षित है। तो जैसे ही वो किसी भी हुनर के साथ अपने आप को जोड़ लेता है तो वो शिक्षित कहलाने लायक हो जाता है। लेकिन साक्षरता अलग चीज है। हो सकता है कि उसको अक्षरों का ज्ञान न हो सकता है कि वो अपना नाम न लिखता हो, लेकिन वो किसी एक कला में अगर हुनरमंद है तो उसको आप कह सकते हैं कि शिक्षित है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप ही उसके शिक्षक होते हैं और माँ ही उसकी पहली शिक्षिका होती है। तो उनके ही विचारों को, उनके ही बातों को सुन करके बच्चा कुछ दिनों के बाद बोलना सीखता है। तो माँ शिक्षिका हो गई, शिक्षक हो गई और बच्चा सीख रहा है। वहां पे कोई साक्षरता की बात नहीं है, लेकिन वो बोलना सीख रहा है तो वो शिक्षित हो रहा है। यानी किसी भी प्रकार से अगर हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसी को शिक्षित होना कहते हैं और मेरे अनुसार यही शिक्षा है। ठीक है, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि क्या आपको लगता है कि अभी हमारे समाज में शिक्षा जो है अपने सही अर्थ से आगे बढ़ रहा है? इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। दरअसल शिक्षा को हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास कितनी डिग्रियां हैं, कितने बच्चे स्कूल में गए, और आज़ादी के इतने सालों के बाद ये आज़ादी का अमृत काल भी है, 75 साल सालगिरह अभी हमने मनाया है इस बार 15 अगस्त को। तो हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग जहाँ से चले थे और आज हम कहाँ पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा का अपना महत्व है और जो स्कूली शिक्षा है उसका अपना महत्व है। और जहाँ तक हमको लगता है कि अक्षर ज्ञान का होना ये भी नितांत आवश्यक है। क्या है कि जहाँ से हम लोग चले थे उस समय साक्षरता दर बहुत कम थी भारतवर्ष में, और आज हम देखते हैं कि साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते करीब 75% के आसपास पहुँच गई है। तो
निश्चित रूप से हमारा देश पूर्ण साक्षरता की ओर बढ़ रहा है। देखिए, आप साक्षरता दर की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि साक्षरता दर पहले से ऊपर बढ़ रहा है, हम लोग ज़्यादा साक्षर हो रहे हैं, हम लोग तथाकथित ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं। लेकिन फिर बात आती है कि पुराने ज़माने से लेकर अभी में जो शिक्षा हमें नैतिकता प्रदान करता है, वो नैतिकता पुराने ज़माने की तुलना में अभी तार-तार होता दिख रहा है। तो क्या 75% साक्षर होना और पहले न साक्षर होना, ज़्यादा नैतिक होना, अभी कम नैतिक होना, इसको आप कैसे देखते हैं? उसको भी अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। और जो नैतिकता की बात जो उठती है, वो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं ह्रास दिखाई देता है। और शिक्षित होने से उसका कोई डायरेक्टली संबंध भी नहीं। अगर हम शिक्षित हैं तो इसका कतई अर्थ नहीं है कि हमारी मोरालिटी समाप्त हो जाए। लेकिन हमारे शिक्षा की जो अवधारणा है वो पश्चिमी संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित है। और जब हम पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होते हैं, अब देखिए सारे स्कूल में और महाविद्यालयों में जो भी शिक्षा की जो प्रणाली है, वो पश्चिमी संस्कृति में जो वहाँ पढ़ाया जाता है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर हमारी संस्कृति से भिन्न है। और निश्चित रूप से उन चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करते हैं जो हमारी नहीं है। तो जो पश्चिमी चीज़ें हैं वो चीज़ें हम ओढ़ लेते हैं। और जैसे ही उन चीज़ों को हम ओढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी नैतिकता थोड़ी नीचे चली गई। आपने पश्चिमी सभ्यता की बात की। पश्चिमी सभ्यता मतलब भारत से जो पश्चिम की सभ्यता। तो पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो जीरो भारत ने दिया। शिक्षा का अगर कहें तो जन्म जो है वो भारत में हुआ। हमने दिया गुरुकुल, हमने दिया बहुत सारी शिक्षा पद्धति, लेकिन मुगल आए और हमारे शिक्षा को खंडहर बनाकर चले गए। चाहे वो नालंदा की का उदाहरण ले लें या फिर बहुत सारे उदाहरण ले लें। मुगल गए, उसके बाद ईसाई आए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने हमारे शिक्षा को अपने तरीके से कर लिया। मोंटेसरी एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, सारा उसी सभ्यता की बात है। तो हम वो जो गुरुकुल वाला सभ्यता, जो शिक्षा, जो विश्व गुरु हुआ करते थे, जो हम शिक्षा को जन्म दिए थे, आज हम कहते हैं कि हम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हो गए। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक बेईमानी नहीं लगती? एक भारतीय होने के कारण एक भारतीयों के लिए बेईमानी नहीं है कि हमने अपने शिक्षा को दूसरे के हवाले नीलाम कर दिया और आज उसी के गुलाम होकर हम अपने आप को फिर से पुनः स्थापित करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। यहाँ पर मेरा इससे जुड़ा हुआ दो सवाल है। यहाँ पर बात ये आती है कि एक शिक्षा के चार स्तंभ होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। एक होते हैं विद्यार्थी, एक होता है शिक्षक, एक होता है इन्वायरमेंट और एक होता है पाठ्यक्रम। आज स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। आज इन्वायरमेंट शिक्षा का वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम आज आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई चेंजेस जल्दी से होता नहीं है। प्राइवेट में हो भी जाते हैं, सरकारी में नहीं होते हैं, क्योंकि आप एक सरकारी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सिलेबस बहुत पुराने चलते हैं, डिले हो जाता है हमारा पूरा पाठ्यक्रम। 3 साल की डिग्री 4 साल 5 साल में जाती है, 2 साल की डिग्री 3 साल 4 साल में चली जाती है। तो इन सारी चीज़ों में हम कैसे बदलाव करें ताकि इस चीज़ को पुनः जागृत कर सके अपने जैसे आपने कहा कि हम विश्व गुरु थे और शिक्षा शून्य हम लोगों ने दिया, भारत ने दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन हमारे इतिहास में बहुत सारी अच्छी चीज़ें रही होंगी निश्चित रूप से। तो हम लोग लकीर के फकीर नहीं हो सकते। हम लोगों को वहाँ से और उठना चाहिए था। और जिस वैज्ञानिक अनुसंधान की जो जरूरत जिस वक्त हुई थी, वो अनुसंधान शायद हमारे यहाँ उतना तेजी से आगे बढ़ा नहीं था। दरअसल शिक्षा का अर्थ होता है कि आप अनुसंधान परक भी हों। आज हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं विश्व में, जो कि किसी भी देश को के विकास का एक पैरामीटर है, उसमें सारे अनुसंधान से ही संबंधित चीज़ें हैं। चाहे तेज चलने वाली रफ्तार वाली गाड़ियाँ हों, चाहे मंगल ग्रह पे जाने वाले रॉकेट हों, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, चाहे एटम बम हो,
परमाणु बम हो, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो बताती हैं कि आप कितने विकसित हैं। आप अनुसंधान में कहीं पीछे छूट गए और पश्चिमी सभ्यता ने उस अनुसंधान को सबसे पहले प्रारंभ कर दिया। आप पानीपत की पहली लड़ाई इसलिए हारे क्योंकि बाबर जब आया तो उसके पास बारूद था, उसके पास तोपें थी, और आप उस तोपों का मुकाबला यहाँ के हाथी घोड़े नहीं कर सकते थे, यहाँ के जमीन से लड़ने वाले तलवार वाले लोग नहीं कर सकते थे। तो कम सैनिकों के रहते हुए भी वो जीता। उसी तरीके से जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यहाँ पे आए, और उनके पास अत्याधुनिक सोच था, उनके पास अत्याधुनिक हथियार था। वो बंदूक लेकर के आए थे, बंदूकों से यहाँ पे उन्होंने अपनी रेजिमेंट तैयार की, फौजें तैयार की। और इस तरीके से आप देखें कि एक अच्छे हथियारों की वजह से ही वो यहाँ पे जीतते चले गए। उसी तरीके से जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें आप देखें कि पहले पश्चिम में ही औद्योगिक क्रांति, जितनी भी औद्योगिक क्रांति हुई वो पश्चिम में ही हुई, जितने भी कारखाने बने वो पश्चिम में ही। तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट गए थे किसी भी कारण से। उन कारणों के तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पीछे छूट गए और जिसके चलते हम पिछड़े हुए, और उसके बाद हम गुलाम भी रहे 200 सालों तक अंग्रेजों के, और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये पीछे जाने की जरूरत अब नहीं है, हमको सतत आगे बढ़ना है और हमको देखना है कि जिस पृष्ठभूमि पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, उससे और बेहतर हम कैसे हो सकते हैं। जैसे ही शिक्षा बेहतर होगा, किसी भी देश को आगे बढ़ाने का काम शिक्षा ही करता है, और किसी भी मुल्क को आगे बढ़ाने का काम शिक्षक ही करता है। जिस मुल्क में शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, जिस मुल्क में शिक्षक का स्तर अच्छा होगा, वो मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देश, शिक्षा का स्तर और इन सारी चीज़ों की बात करी, आपने कहा कि शिक्षा ही एक देश को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे मेरा जो दूसरा सवाल था इससे जुड़ा हुआ वो ये है कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा हमारे देश को आगे बढ़ाता है, शिक्षित होना चाहिए, लेकिन हमारा संविधान, हमारा सिस्टम जो शिक्षितों के द्वारा, तथाकथित शिक्षित या शिक्षित कह रहे उनके द्वारा बनाया गया है, वो कहता है कि अशिक्षित जो है वो हमारे ऊपर राज करेंगे और शिक्षित जो है उसके अंडर में काम करेगा। पढ़ लिख के एक IAS ऑफिसर बनेगा, अनपढ़ नेता बनेगा, उसके लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षा का जो आपका जो परिभाषा था, जो अभी आपने बोला कि शिक्षा आगे बढ़ाता है, तो शिक्षा पीछे हो गया। एक अनपढ़ जो है वो अंबानी बन रहा है, एक अनपढ़ जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, एक अनपढ़ जो है बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है, उप मुख्यमंत्री बन रहा है। हर जगह की ये उदाहरण है, और वहाँ पे शिक्षित जो है उसके अंडर में काम कर रहा है। तो सरस्वती का तो वहाँ पे अपमान हो रहा है, सिर्फ लक्ष्मी की ही पूजा हो रही है। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने कहा था कि हमने कहा कि क्लासरूम एजुकेशन अलग है। हो सकता है कि मेरे पास डिग्री बहुत सारी हो, और एक व्यक्ति ये भी हो सकता है जो कि जिसके पास कोई डिग्री न हो। तो जिसके पास कोई डिग्री न हो, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं कि वो हमसे कम क्षमता का है। गांव का एक व्यक्ति जिसके पास कोई डिग्री नहीं हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा समझदार हो। तो जो हमसे ज्यादा समझदार हो, तो उसको डिग्री नहीं है इसलिए हम खारिज नहीं कर सकते हैं कि वो शिक्षित नहीं है। वो शिक्षित है, उसके शिक्षा का स्तर दूसरा है, उसने सुन करके अपने अनुभवों के आधार पर सीखा है। वो जो गांव का मुखिया होता है, हो सकता है कि वो अनपढ़ हो, लेकिन वो बहुत शिक्षितों से भी ज्यादा शिक्षित बहुत से समय पे अपने आप को साबित कर सकता है। तो अगर मैं साबित कर दूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा शिक्षित हूँ, तो क्या मुझे एक IAS की नौकरी मिल जाएगी अगर मेरे पास बैचलर डिग्री नहीं होगा? और अगर हम UPSC नहीं, वो आप स्कूली शिक्षा पे चले गए। आप दुनिया के बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं, उन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली। आप जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट या बहुत बड़े बड़े जो आप इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम ले सकते हैं,
उन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली है, कोई वैध शिक्षा नहीं ली जिसमें उनको इंटर की शिक्षा और ग्रेजुएशन की शिक्षा और एमए की शिक्षा ये लेनी पड़ी। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल है, वो बहुत इनोवेटिव है, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनका बहुत बड़े बड़े चीज़ों पे काम है। तो ऐसा नहीं है, हम इसको उस तरीके से नहीं देख सकते, उस चश्मे से नहीं देख सकते। स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, महाविद्यालयों की शिक्षा जरूरी है, हम कह रहे हैं कि जरूरी है, क्योंकि ये एक माध्यम है जिसमें आप जाकर के वहां से शिक्षित होते हैं। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि जो बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, वो भी शिक्षित हो सकते हैं। अगर घर में ही बैठ करके अगर हम शिक्षित होना चाहें, हमको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, तो क्या आप कहेंगे कि हम शिक्षित नहीं हैं? अगर हम घर बैठे ही कोई आविष्कार कर दें, कोई ऐसी चीज बना दें, तो आप थोड़ी हमको कहेंगे कि हम शिक्षित नहीं। वो नहीं बोला हमने, यहाँ बोला सिस्टम की बात की हमने कि आप शिक्षित नहीं हैं। अगर आपके पास डिग्रियां नहीं हैं, अगर आप कितना भी आविष्कार कर दें, आप उस पद पे नहीं जाएंगे जहाँ पे डिग्रियों की ज़रूरत है। लेकिन राजनीति या फिर कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारे संविधान ने ही वहाँ पे शैक्षणिक व्यवस्था की कोई पैरामीटर नहीं रखा गया है। वहाँ पर वो चीज़ें हैं कि नहीं बता, अगर उसमें भी वो चीज़ें आ नहीं, जाए तो हमेशा ये कोशिश चलती रहती है, अलग अलग फोरम से आवाज आती रहती है कि जो लोग हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो लोग चुन करके इलेक्ट होते हैं, उन लोगों के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसी बात होती है। लेकिन चूंकि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ऐसी कोई बाध्यता आप खड़ी नहीं कर सकते। प्रजातंत्र में बात होती है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से स्वतंत्र है। आप अगर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हम अगर कोई इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जनता हमको न चुने। अगर इस तरह की जनभावना बन जाए, इस तरह की परिस्थितियां बन जाए, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में, आने वाले अगले चुनाव में इस तरह की बात आगे बढ़े कि जो शिक्षित होगा वही चुन करके जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कोई दायरा बना देते हैं, जैसे नौकरियों के लिए होता है कि भाई आप स्नातक होंगे तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप इस नौकरी के लिए बेहतर हो सकते हैं। अगर हम वो दायरा कहीं खड़ा कर देंगे तो हो सकता है कि इससे प्रजातंत्र की जो मूल भावना है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते हमारे आज के शिक्षा व्यवस्था में वैसे हैं जैसे होने चाहिए? क्या आज शिक्षक जो है वो शिक्षा देने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में ज्वाइन करता है एज ए नौकरी, या फिर वो यहाँ पर एज ए अपना लास्ट जॉब मानता है कि जो चलो कहीं कुछ नहीं हुआ तो हम शिक्षक बन जाते हैं? बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ पे शिक्षा के मंदिर में इश्कबाजी का खेल खेला जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन जो हैं वो मर्यादा से ऊपर चले जाते हैं, मर्यादा से नीचे चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों पर आपका, क्योंकि ये बहुत आम उदाहरण है। ऐसी चीजें होती हैं और जहाँ भी हमको लगता है कि इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो वहाँ पे इस तरह की बातें हो सकती हैं। हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। आज भी अच्छे शिक्षक जो होते हैं उनका अपने विद्यार्थियों से बड़ा ही गहरा संबंध होता है। ये कोई पुरानी बात नहीं है। आज भी आप देखेंगे, आप अपने स्कूल को याद करें, आप अपने कहीं के भी, आपके घर में भी जो ट्यूशन पढ़ाते हों या जिस तरीके जिस संस्थान से आपने शिक्षा ली हो, वहाँ पे निश्चित रूप से कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि आपके आपके रिस्पेक्ट की लिस्ट में होते हैं। आप कहीं भी हों, उनसे अलग भी हों, लेकिन जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो आपके जहन में उस शिक्षक की कही हुई कोई कुछ बातें याद आती हैं कि उस शिक्षक ने ऐसा कहा था, और एक रिस्पेक्ट की भावना उनके प्रति आ ही जाती है। हमने भी कभी नहीं कहा कि सारे शिक्षक खराब हैं, लेकिन खराब शिक्षकों की संख्या आजकल बढ़ती जा रही है। अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। अगर वो एक बार शिक्षक के रूप में सिलेक्ट होते हैं तो उनको खराब और अच्छा कह करके आपको उनको कोई, आपने बहुत अच्छा बात कहा, शिक्षक के सिलेक्शन का प्रश्न। हालांकि ये सवाल मैं नहीं पूछना चाहता था, लेकिन बात उठी तो पूछते। आज अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें, आप विश्वविद्यालय वाली शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए हैं,
विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय में 3 तरह के शिक्षक आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। एंट्री होती है असिस्टेंट प्रोफेसर से। वहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए होता है और थोड़ा बहुत नेट की भी ज़रूरत हो जाती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट। क्या होता है कि हमारे पास 2 तरह के विश्वविद्यालय हैं यूजीसी के अंदर, एक सरकारी है और एक निजी है। सरकारी भी 2 तरह के हैं, एक सेंट्रल और एक स्टेट। निजी है डीम्ड और प्राइवेट। जब हम सेंट्रल और स्टेट की बात करते हैं तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सर्वा होता है, जो हेड होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी जिससे आपका जुड़ा हुआ है वो यहाँ के राज्यपाल इसके चेयरपर्सन होते हैं। और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये बनाया गया हुआ, ऐसा बनाया गया हुआ है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति वही होते हैं जो केंद्र में सरकार होती है, जिनकी मजबूत सरकार होती है। ठीक है, आज जितने भी, आज का अगर हम उदाहरण देते हैं तो आज जितने भी हमारे राज्यपाल हैं सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए 99% हैं। और वही स्टेट यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन। अब क्या होता है कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होती है वो काबिलियत पे नहीं, 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए देने पे नियुक्ति होती है। ये ना आपसे छिपा हुआ है ना हमसे छिपा हुआ। आप इसको डिनाई कर सकते हैं, बहुत लोग डिनाई कर सकते हैं, छिपा हुआ नहीं है। तो क्या यहाँ पे योग्यता मैटर कर रहा है आज के शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से नियुक्ति हो रही है? क्योंकि नियुक्ति असिस्टेंट से ही होती है, एसोसिएट बाद। आपको बताएं कि अभी बीपीएससी के द्वारा चुन करके बिहार में, इसके पहले जो नियुक्ति हुई है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और जो क्राइटेरिया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का क्राइटेरिया है, उसमें ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अर्हता है, जिस क्वालिफिकेशन कहते हैं, उसको पूरा करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जहाँ तक नियुक्तियों की बात है, वो हमारा एक कमीशन है, वो नियुक्ति करता है और उसमें किसी का कोई दखल नहीं होता है। वो बहुत आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बीपीएससी से जो नियुक्ति हुई है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जो बाहर के प्रदेशों से, और बाहर के प्रदेशों से जब वो आए हैं, दूर दूर के प्रदेशों से आए हैं, तो ऐसा जो आपने कहा कि 25 लाख और 30 लाख, ये बिल्कुल ही नहीं है। ये यहाँ पे बिल्कुल ही, आप उनसे बात करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सारी बातें वहाँ समाप्त हो जाती हैं। और एक शिक्षक जो होता है, अब किस पद्धति से चुन करके आया, ये तो वो वहाँ पे जो कमीशन है या जो सिलेक्शन कमेटी है वो जानती है। लेकिन जैसे ही वो एक शिक्षक के रूप में अपने अपने को शामिल कर लेता है तो उसके भीतर की जो मर्यादा है, एक शिक्षक की जो आत्मा है, वो उसमें निश्चित रूप से आ जाती है और फिर वो उसके अनुरूप अपना व्यवहार करने लगता है। ऐसा मेरा मानना है। अभी राजस्थान का हमने एक उदाहरण देखा है, दलित छात्रों वाला। इसमें इस पर क्या कहना चाहिए? कौन सा मर्यादा और कौन सी चीज़ें कहाँ पर रह गई, उसके बारे में मुझे पता है। ठीक है। अब मेरा यहाँ पे अगला सवाल ये बनता है कि अगर हम बिहार विश्वविद्यालय की बात करें जिससे आपका महाविद्यालय जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं है? यहाँ पे डिग्रियाँ लेट हो रही हैं, यहाँ पे बहुत छात्र जो है वो आंदोलन करते हैं, बहुत सारे शिक्षक उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि आंदोलन करो ताकि क्लासेज ना हो, सैलरी तो उनकी बन रही है और साथ में वो अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं जो शिक्षा को अपने आप में खराब कर रहा है। इधर से 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, साइन करके जा रहे हैं और जाकर अपना कोचिंग चला रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये ऐसा हो रहा भी है आपके नज़र में या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो कैसे बदलाव करेंगे? अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से इनको एक्सप्लेन किया जाए। दिक्कत ये है कि एक सिस्टम जब थोड़ा बीमार हो जाता है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए तो कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया ही जाता है, और दवा डॉक्टर जब देता है अपने रोगी को तो उसकी दवा भी कड़वी होती है, और जब कड़वी दवा होती है तभी जाकर के रोगी ठीक भी होता है। सेशन लेट होने का जो सवाल आपने उठाया उसके बारे में ये है कि ये 2-3 साल 2020 से लेकर के अब तक पेंडेमिक जो है, कोविड पेंडेमिक जो रहा है 2 साल लगभग, उसकी वजह से 2 सालों के भीतर बहुत सारी परीक्षाएं
जो लॉकडाउन पीरियड रहा है या फिर उसकी वजह से जो पढ़ाइयाँ नहीं हो पाई हैं, उसकी वजह से वो बाधित हो गया है। परीक्षा हो भी जाती थी बीच में किसी तरीके से, तो वो फिर उसका एवेल्युएशन लेट हो जाता था, फिर उसकी रिजल्ट प्रकाशन में लेट देरी हो जाती थी। ये सारी चीज़ें विगत 2-3 सालों में हमने देखी हैं कि इसका एक मूल कारण पैंडेमिक है, कोविड पैंडेमिक। और उसकी वजह से कुछ चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ी हैं। हालांकि उसके लिए बहुत सारे प्रयास विश्वविद्यालय के स्तर पर लिए जा रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और उम्मीद है, और जिस तरीके से राजभवन ने भी संदेश दिया है कि इस साल और इस साल के शुरुआत, अगले साल की शुरुआत तक हम उम्मीद करते हैं कि सेशन जो लेट है वो समाप्त हो जाएगा और अपनी पटरी पे आ जाएगा। हम लोग कितने आसानी से किसी चीज़ को किसी और चीज़ पे ब्लेम लगा देते हैं। जैसे आपने बोला पैंडेमिक के कारण से शिक्षा देर हो गई। पैंडेमिक तो एक दूसरा पहलू है, लेकिन उससे पहले से ही हमारा शिक्षा जो है, पैंडेमिक से पहले हमारी शिक्षा में पैंडेमिक आया हुआ है। हमारा बिहार विश्वविद्यालय का शिक्षा जो है वो लगभग पिछले कई एक दशकों से पैंडेमिक का ही शिकार है। कोरोना तो बाद में है, कोरोना के कारण से कुछ चीज़ें से सुधरी भी हैं। मेरा यहाँ पर एक चीज़ और पूछना था आपसे कि जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो आप या फिर हमारा जो विश्वविद्यालय है वो कहता है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, नहीं तो हम आपको आगे परीक्षा नहीं देने देंगे, आगे के सेमेस्टर में ईयर में नहीं प्रमोट करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिसके 5% भी अटेंडेंस है, जिसके 0% भी अटेंडेंस है, किसी न किसी कारण से वो लोग नहीं, आप लोग यानी कि जो शिक्षक लोग हैं, जो सिस्टम के बनाने वाले लोग हैं, वो उनको किसी न किसी तरीके से प्रमोट कर देते हैं। उन्हीं की मजबूरी दिखाकर या किसी भी तरीके से हम लोग उसको प्रमोट कर देते हैं विद्यार्थियों को। ये कहाँ तक जाएगा? और इसको आपने कहा था कड़वी दवाई, ये कड़वी दवाई तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कड़वी दवाई देने की, लेकिन यहाँ पर ये जो भी हो, वही हम कह रहे हैं कि इसमें कुछ कड़वी दवाई देने की जरूरत है, और इसमें हमको समाज को भी आगे उठ करके आना होगा और समाज को भी पहल करना होगा। दरअसल इसके दो तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। एक तो है कि जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, सरकारी महाविद्यालय होते हैं, उसमें दूर दराज के बच्चे, गाँव के बच्चे ज़्यादा दाखिला लेते हैं, और जो दाखिला लेते हैं वो मध्यम वर्गीय भी नहीं होते हैं, वो गरीब मध्यम वर्गीय भी नहीं होते हैं, वो गरीब छात्र ही होते हैं। तो ऐसा हमको लगता है कि वो गांव से शहर में आकर के रह करके पढ़ाई करने की जो उनकी व्यवस्था होती है उसको पूरा नहीं कर पाते। उसके लिए होना ये चाहिए था कि छात्रावास बड़े स्तर पर बने रहते, जहाँ पे कि उस तरीके के बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो वो छात्रावास में रहते, उनको वहाँ पे सरकारी स्तर पे ही कुछ उनके जीवन यापन की व्यवस्था हो जाती। और बड़ी अच्छी योजना भी चल रही है सरकार के माध्यम से, जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। तो अगर बच्चे उस तरीके से अपना आवेदन करते और उस तरीके से सरकारी महाविद्यालय में, चूंकि शिक्षक अच्छे शिक्षक होते हैं, तो उनसे पढ़ करके उस शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठाते, ये बेहतर होता। लेकिन चूंकि वो गरीब बच्चे, वहाँ से बहुत सारे शिक्षक ये कहते हैं कि हम तो लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन वो बच्चे कहते हैं कि सर हम बहुत दूर से आना पड़ता है, बहुत दूर से दिक्कत होती है हमको, बहुत सारी छात्राएं हैं, उनका भी इनरोलमेंट बढ़ा है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कि कुछ और प्रयास करने की जरूरत है। यहाँ पे तो मेरा ये समझ आता है कि यहाँ पे शिक्षा की ललक ही है जो खत्म हो गई है। गरीबी तो कहीं से बैरियर होता ही नहीं है शिक्षा का। अगर हम ऐतिहासिक बहुत सारे तथ्य लोगों को देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम और बहुत सारे ऐसे थे जो आप गरीबी का उदाहरण दे रहे हैं, तो गरीब थे, लेकिन ये लोग पेड़ के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे भी इनके अंदर ललक इन्होंने पढ़ा और वो भारत के सर्वोच्च प्रथम व्यक्ति बनकर ही उनका देहांत हुआ। तो कहीं ना कहीं आज हमारे पढ़ाई में या फिर शिक्षा व्यवस्था में वो ललक नहीं है कि स्टूडेंट पढ़े। कॉलेज में आपके एडमिशन लेंगे, कोचिंग में कहीं और पढ़ेंगे, एग्जाम आपके यहाँ देंगे, डिग्रियाँ होगी, फिर वो आगे चले जाएंगे। फिर उनके पास नॉलेज नहीं होगा, कहेंगे कि हम डिग्री होल्डर हैं, हम बेरोजगार हैं, तो फिर वहाँ पर बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों पर भी कड़वी दवाई, सो कॉल्ड कड़वी दवाई देने की हम लोग को ज़रूरत है, जैसा आपने कहा ही है। अब मेरे कुछ और सवाल रह रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है कि क्या हम अपने शिक्षा व्यवस्था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय,
ढाए गए। उसके बगल में बख्तियारपुर नाम का एक जगह है, उसी के नाम से है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ऐसे बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान और अलग अलग संस्थान हैं जिसकी घर वापसी की ज़रूरत है, जिसको सही तरीके से फिर से पुनरुद्धार की ज़रूरत है। तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए और हो भी रहा है। आप देखें, जिस नालंदा विश्वविद्यालय की बात आप कर रहे थे, सचमुच ऐसी घटना हुई होगी। उस समय की परिस्थितियां अलग रही होंगी, उस समय के ऐतिहासिक जो हालात होंगे वो अलग रहे होंगे, और हम उस जमाने में लौट नहीं सकते। 700 साल, 800 साल, 1000 साल पहले हम लौट नहीं सकते। दरअसल उस जमाने में जब युद्ध हुआ करते थे तो एक साधारण सी स्ट्रेटजी होती थी कि जो आक्रमण करता होता था वो वहां की शिक्षा को नष्ट कर देता था, मंदिरों को नष्ट कर देता था। दो ऐसे जगह होते थे जिसको वो नष्ट करके वो जानता था कि अगर ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी तो वो समाज उसका गुलाम हो जाएगा। तो ऐसा होता भी रहा है। गुलाम वही लोग होते रहे हैं जहां पे कि शिक्षा का स्तर कम रहा है या कम शिक्षित लोग रहे हैं। तो ये तो उस समय के ऐतिहासिक हालात थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से नालंदा विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र के रूप में फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है। वहाँ पे भी राज्य सरकार के सहयोग से एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है और उसमें बहुत सारे विषयों की पढ़ाई हो रही है, और विदेशों से भी उसको कोलैबोरेशन मिला हुआ है। विदेशों के भी छात्र आकर के वहाँ पे अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारे जो नेतागण हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। हमारे नेतागण अपने वोट बैंक की दिशा में काम करते हैं। अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनको नालंदा विश्वविद्यालय की घर वापसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको बख्तियारपुर के घर वापसी से दिक्कत होता है, क्योंकि इनका वोट बैंक उस टाइप का कुछ का है जो मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर सकते हैं, लेकिन उनको बिल्किस बानो पे बात करने में भी दिक्कत होता है कि उनके अपराधियों को छोड़ दिया जाए। तो हमारा जो राजनीति, यहाँ पर मेरा सवाल ये था कि आज का राजनीति जो है एक मौका परस्ती वाला अड्डा बन चुका है, जिसका जो वोट बैंक है वो उसके आधार पे काम करता है। तो मेरा यहाँ पे ये पूछना था आपसे कि आप राजनीति को अपने भारत में किस तरीके से देखते हैं? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको कि बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा मुल्क जो है प्रजातांत्रिक मुल्क है, और ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का मुल्क जो है वो प्रजातांत्रिक मुल्क है, और कम से कम विरोध के स्वर को भी उठाने की यहाँ पे क्षमता हर व्यक्ति को है। अगर किसी से वो असहमत है तो अपनी असहमति को भी दर्शाता है। ये सारी चीजें हैं। ये प्रजातंत्र परफेक्ट होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका दावा कभी नहीं करता है। लेकिन इसमें आत्मचिंतन और आत्म संशोधन की प्रवृत्ति रहती है। जैसे हम लोग 5 साल के लिए किसी सरकार को लाते हैं तो हमारे पास एक पावर है कि हम 5 साल के बाद उसको बदल भी सकते हैं, और बदलाव जो है वो प्रगति की निशानी, और ये तो जनता जनार्दन को करना है। अगर वो किस बदलाव को किस तरीके से देखती है, वो उस बदलाव के लिए तो वो सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल वो जनता जनार्दन ही है। क्या है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो चुन करके आते हैं वो कहीं ना कहीं सारे वोटर्स में सर्वाधिक वोट प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से ज्यादातर लोगों का की आकांक्षाओं के लिए वो प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रजातंत्र में हम लोगों को एक अधिकार, निहित अधिकार है कि हम अपने लायक एक व्यक्ति को चुनते हैं। हो सकता है कि हमारे चुनने के बाद वो व्यक्ति उस जितना हमने उससे अपेक्षा की थी उस अपेक्षा पे खरा ना उतरे, लेकिन फिर हमको 5 साल में एक अवसर प्राप्त होता है कि हम अगर वो देखें कि वो हमारे उस अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है तो हमारे बदलने की भी उसमें पूरी संभावना। आपने जनता की बात करीब 50% से ऐसे 50% से ज़्यादा ऐसे जनता हैं, मतदाता हैं जो 500 रुपये पे बिक जाते हैं।
तो जनता अपनी स्वेच्छा से मतदान देता है, ये भी कहना बेईमानी है, क्योंकि 50% से ज़्यादा 500 रुपये 1000 रुपये पे बिक जाते हैं और वो उन्हीं को वोट देते हैं। मेरा यहाँ पे अगला सवाल है और शिक्षा से जुड़ा हुआ मेरा लास्ट सवाल है कि आप नई शिक्षा नीति को किस तरीके से देखते हैं? अब नई शिक्षा नीति आई है और हमको लगता है कि नई शिक्षा नीति का अभी बिगनिंग फेज है, अभी सही तरीके से ये लागू हुआ भी नहीं है। और जैसे ही ये लागू होगा तो हमको लगता है कि इसमें बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हमने कहा ना कि हमने एक कंपार्टमेंट में बांट दिया है। अगर वो विज्ञान का छात्र है तो उसको कविता में इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन अब नई शिक्षा पद्धति जो आई है वो ये आपको वो उसमें ब्रिज बना दिया है। उसने आप वो एक इंजीनियरिंग का छात्र वो हो सकता है कि वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, कला का छात्र है वो विज्ञान लेकर के हो सकता है आगे बढ़ जाए। तो ऐसी बहुत सारी उसमें उसने स्वतंत्रता दी गई है उसमें कि आप किसी भी विषय को लेकर के कभी भी आप अपने आप को उस विषय का पंडित बना सकते हैं। तो वो जो व्यवस्था इसमें आई है, थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है, थोड़ा सा एक अतिरिक्त पंख आपके हाथों में लगाया गया है, तो वो एक सहूलियत है आपके लिए, ताकि आपकी एक बच्चे की स्वतंत्रता वो देता है आपको। वो हो सकता है कि आप पढ़ने के क्रम में आप में कुछ ऐसी प्रतिभा हो जिसको आप दूसरे तरीके से अभिव्यक्त करना चाहते हैं। उस अभिव्यक्ति के लिए उन लोगों ने एक नया द्वार, एक नया दरवाजा खुला है और उसके माध्यम से हो सकता है कि आने वाले समय में ये कहा नहीं जा सकता है, अभी प्री मेच्योर होगा किसी भी बात को कहना कि ये क्या किस रूप में आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि इसमें काफ़ी शोध के बाद इस तरीके की एक पॉलिसी आई है, तो इसको देखना चाहिए कि इसमें आगे आने वाले समय में किस तरीके से हमारी भारत की शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाता है। आपको अभी प्रारंभिक दौर में ये एक सकारात्मक पहलू लग रहा है? लग सकता है। अब मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं हर साक्षात्कार में पूछता हूँ वंचक के लिए, कुछ सवाल। पहला इसका सवाल ये है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तो एक हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ था उसी समय हमारे जो देश के जो नेतागण थे उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात कही गई थी। और सर्वधर्म समभाव की जब बात आती है और उस समय ये स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग जो हैं वो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी धर्मों के लिए हमारे मन में समान आदर की भावना होती है। और हम लोग ये कतई नहीं कह सकते हैं कि हम लोगों पे एक रिलीजियस राष्ट्र होना चाहिए। रिलीजियस राष्ट्र होना एक पिछड़ेपन की निशानी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये मानना होगा कि जितने भी इस्लामिक नेशन बने हुए हैं 50 से ज़्यादा, ईसाई के भी 50 से ज़्यादा बने हुए हैं, बौद्ध यहूदियों के भी अलग अलग देश हैं जो उनके राष्ट्र के नाम से माने जाते हैं, तो इन लोग का भी रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर देना चाहिए। हम कौन होते हैं खत्म करने? बट आपका विचार, हम अपने बारे में निर्णय ले सकते हैं। आपका विचार क्या कहता है कि नहीं होना चाहिए? हमारे विचार से इस तरह की कोई भी चीज कभी नहीं होती है। आदमी को आदमी के ही रूप में रहना चाहिए, इंसान को इंसान के ही रूप में रहना चाहिए। उसको अपने 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 रिलीजन अगर वो अपनाता है तो रिलीजन उसका बहुत ही इंडिविजुअल मैटर है। वो अपने घर में हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, तो ये हमारा पर्सनल मैटर है। इसको हम ले जाकर के रोड पे तमाशा नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो हमारा जो धार्मिक जो भावना है वो मेरा बहुत ही निजी चीज, और ये निजी ही हो तो अच्छा है। ठीक है, मतलब अभी जो जितने भी धार्मिक लड़ाइयाँ हो रही हैं ये सारी चीज़ आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दुखी करता होगा? बिल्कुल करता है। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या नाथूराम गोडसे के साथ इतिहास ने अन्याय किया? अब इस तरह का जो रिलीजियस टॉपिक है, रिलीजियस नहीं है, पंडित नाथूराम गोडसे रिलीजियस टॉपिक नहीं है, ये देशभक्ति वाले टॉपिक है, इसमें रिलीजन देशभक्ति वाली बात नहीं है। हम लोग को जहाँ तक मानना, हम लोग का जहाँ तक उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। नाथूराम गोडसे कौन थे? महात्मा गांधी को जिन्होंने की हत्या की थी,
तो सीधी सी बात है कि हत्यारे हैं, उनको फांसी भी दी गई। तो अब इस तरीके के लोगों को तो हम लोग ऐसी महिमा मंडित नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप मतलब ये मानते हैं कि जो हुआ सो उनके साथ अच्छा हुआ, उनको फांसी देनी चाहिए, सही। अब मेरा यहाँ पे आखिरी सवाल है, क्या नीतीश्वर महाविद्यालय को जैसा अभी ये है, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे स्टूडेंट रेशियो आगे बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट के यहाँ पे फुटफॉल को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों की जितनी क्षमता है, जितनी क्षमता विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की गई है, तो हम लोग उसमें लगातार काम करते रहते हैं। अभी बच्चों का नामांकन भी चल रहा है और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक एफिडेविट भी उन लोगों से लिया है कि अगर वो 75% का वो दायरा पूरा नहीं करते हैं तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। ये सारी कोशिशें हम लोग स्टूडेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। और जो हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, उस पर जितनी सूचनाएं हैं उनको भेज दी जाती हैं और उनसे बार बार उनको कहा जाता है कि आप महाविद्यालय आए और जो यहाँ पे क्लासेज होते हैं उसमें शामिल हों और उससे आपको लाभ होगा। तो ये हम लोग हमेशा करते रहते हैं कि इससे बच्चे आए, उनको प्रेरणा मिले, वो आएंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। और हमको लगता है कि एक शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की बात हो वही समीचीन होता है। तो अगर आएंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के कैंपस में हर विषय में शिक्षक और जो शिक्षार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भरे हुए रहें। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ऐसा होता है। तो आपने सुना नीतीश्वर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को। मैंने इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और इन्होंने उस प्रश्न का अपने हिसाब से बेबाकी से उत्तर दिया। तो मैं अपने साक्षात्कार को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूं और मैं प्रधानाचार्य सर का धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।